आज बहुत खास दिन है। आज जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी है और आज हम आपको यह बताएंगे कि 1919 में हुआ यह हत्याकांड कैसे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट या कह लीजिए कि टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और इस नरसंहार ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को पैदा किया। लेकिन इस नरसंहार पर कांग्रेस और महात्मा गांधी का रवैया बहुत ही उदासीन था। यह विश्लेषण देखने के बाद आज आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय को छोड़कर कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता शहीद नहीं हुआ, ना ही कभी घायल भी हुआ। यह नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। उस वक्त जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा थे और ये लोग स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रॉलेट एक्ट भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून था और इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार बिना किसी मुकदमे के ही, बिना किसी सुनवाई के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर सकती थी। और इस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। उस दिन ब्रिटिश सरकार उसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देना चाहती थी। इसलिए उस दिन ब्रिगेडियर जनरल के पद पर तैनात रेजिनाल्ड डायर ने जलियांवाला बाग में आए निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का आदेश दे दिया, जिसके बाद अंग्रेज सैनिकों ने 10 मिनट की फायरिंग के दौरान करीब 1650 गोलियां चलाईं, अंधाधुंध गोलियां। और इस अंधाधुंध फायरिंग में 379 लोग उसी समय मारे गए। हालांकि गैर आधिकारिक आंकड़े ये कहते हैं कि इस घटना में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन जिस बात पर आज आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा वो ये कि इस नरसंहार के बावजूद जनरल डायर को ब्रिटेन में एक नायक का दर्जा दिया गया और भारत में भी उसे कोई कड़ी सजा नहीं मिली। और जनरल डायर के प्रति दिखाई गई इस नरमी ने भारत के लोगों को गुस्से से भर दिया। इसीलिए ये जो हत्याकांड हुआ ये एक निर्णायक मोड़ था भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में। आप कह सकते हैं कि उस समय देश में अंग्रेजों और कांग्रेस के खिलाफ गुस्से की लहर चल रही थी, कांग्रेस के खिलाफ भी, और बताएंगे हम आपको वो क्यों। भारत के लोगों में इस बात का रोष था, गुस्सा था। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि इस हत्याकांड के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ब्रिटिश सरकार को लेकर अपनी नरमी दिखा रहे थे और खुद महात्मा गांधी ने भी उस समय अमृतसर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलने की कोशिश नहीं की। इसके पीछे दलील यह दी जाती है कि तब महात्मा गांधी को पंजाब आने से रोकने के लिए अंग्रेजों की सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें लिखा था कि अगर महात्मा गांधी पंजाब में प्रवेश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या माने कि महात्मा गांधी गिरफ्तारी से डर गए, वो गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे। जब सारी दुनिया मर रही है, कुर्बानी दे रही है, जेलों में क्रांतिकारी सड़ रहे हैं, लोगों को गोलियों से उड़ाया जा रहा है, तब महात्मा गांधी को गिरफ्तार होने से डर लग रहा था। और उनके समर्थक कहते हैं कि इस वजह से, इस आदेश की वजह से महात्मा गांधी 6 महीने तक पंजाब नहीं गए। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी अंग्रेजी सरकार के ऐसे आदेशों का पालन नहीं किया। जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा तब भी उनके खिलाफ देश में ऐसे ही आदेश जारी हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने आंदोलन को समाप्त नहीं किया, जिसके लिए उनकी गिरफ्तारी भी हुई। इस तरह से उन्होंने और भी बहुत सारे कानून तोड़े, पदयात्राएं की, भूख हड़तालें की, जब उन्हें इस बात का अंदाजा था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय उन्होंने अंग्रेजी सरकार के आदेश को बहुत ही आसानी से मान लिया, इतनी आसानी से मान लिया कि विश्वास नहीं होता। एक और बात, उस समय जब भारत के लोगों में जनरल डायर के प्रति बहुत रोष था, उस समय महात्मा गांधी ने यह कह दिया कि वो जनरल डायर को माफ कर चुके हैं। यानी पूरा देश गुस्से में उबल रहा है और महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमने उन्हें माफ कर दिया। 25 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने अपने एक बयान में कहा था कि यह अपराध होगा कि मैं निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले जनरल डायर का सहयोग करूं, लेकिन अगर वो बीमार हैं तो उनकी सेवा करना प्रेम का कार्य होगा और हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि इस हत्याकांड के बाद जनरल डायर काफी गंभीर रूप से बीमार हो गए और वर्ष 1927 में लकवे और दूसरी गंभीर बीमारियों की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि महात्मा गांधी ने जनरल डायर के प्रति यह नरमी तब दिखाई जब जनरल डायर को ब्रिटेन के लोगों का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा था।
जनरल डायर को उनकी सेवा पूरी होने से 2 साल पहले ही रिटायर कर दिया गया था, जिसके बाद ब्रिटेन के लोगों ने उनकी मदद करने के लिए 26,000 पाउंड यानी आज के हिसाब से लगभग 26 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया था। लेकिन हमारे देश में महात्मा गांधी और कांग्रेस के बाकी बड़े नेता सैकड़ों लोगों की हत्या के बाद भी जनरल डायर से सहानुभूति जता रहे थे, जो बात भारत के बाकी लोगों को अच्छी नहीं लगी, भारत की आम जनता को अच्छी नहीं लगी। इसके अलावा महात्मा गांधी के कहने पर ही कांग्रेस की इंक्वायरी कमेटी ने जनरल डायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को भी वापस ले लिया। खुद महात्मा गांधी ने इसका जिक्र जनरल डायर की मृत्यु के 11 साल बाद 1 नवंबर 1938 को किया और उन्होंने तब कहा कि जनरल डायर के प्रति उनके मन में कोई नफरत नहीं है। कड़वा सच ये है कि उस समय भी कांग्रेस के ये बड़े बड़े नेता ऐसे ही डिजाइनर नेता बने हुए थे, डिजाइनर प्रोटेस्ट किया करते थे, और उस समय भी जैसे आज हम आपको बताते हैं कि डिजाइनर नेता हैं, डिजाइनर बुद्धिजीवी हैं, ये लोग तब भी इसी तरह के डिजाइनर प्रोटेस्ट किया करते थे। उसी भूमिका में ये तब भी थे और ये लोग ऐसे थे जो अखबारों और पत्रिकाओं में तो लंबे लंबे लेख लिखा करते थे और सांकेतिक हड़ताल भी किया करते थे, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन भी किया करते थे। लेकिन आजादी के लिए उन्होंने कभी भी अपने प्राणों की कुर्बानी देने की कोशिश नहीं की। आजादी के लिए कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इनके शरीर को जरा सा भी कष्ट पहुंचता हो, इनके कपड़े जरा सा भी गंदे हो जाएं, इनके कपड़ों पर जरा सा भी दाग लग जाए, इनके कपड़ों पर जरा सी धूल बैठ जाए, ऐसा कोई काम नहीं किया। यानी विरोध प्रदर्शन तो करेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन सफेद कपड़ों पर जरा सी धूल नहीं लगनी चाहिए। ऐसा प्रोटेस्ट इनका हुआ करता था। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कांग्रेस के एक ही बड़े नेता ऐसे थे जो आजादी के लिए संघर्ष करते हुए शहीद हुए, और ये नेता थे लाला लाजपत राय। आप सबने उनका नाम सुना होगा। लाला लाजपत राय को कांग्रेस के गरम दल का नेता माना जाता था। उस समय भी एक नरम दल था और एक गरम दल था। नरम दल वाले वो लोग थे जो ये कहते थे कि अहिंसा के रास्ते पर चलना है, विरोध प्रदर्शन करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे कपड़े गंदे हो जाएं। और गरम दल वाले वो लोग थे जो कहते थे कि ब्रिटिश सरकार को हमें सामने से जाकर उसका मुकाबला करना चाहिए और उन्हें मजबूर कर देना चाहिए कि वो वापस चले जाएं, यानी सख्त रवैया अपनाया जाना चाहिए। लेकिन लाला लाजपत राय के अलावा उस समय की कांग्रेस में किसी भी बड़े नेता ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी शहादत नहीं दी। आज हम आपसे भी ये सवाल करेंगे और आप भी इस विश्लेषण देखने के बाद सोचेंगे जरूर कि जब आप इतिहास की किताबों में जाएंगे, पढ़ेंगे, तो सोचिए कांग्रेस पार्टी के ऐसे कितने नेता थे जिन्होंने अपनी शहादत दी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे तमाम बड़े नेता स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा तो रहे, लेकिन इन नेताओं ने देश की आज़ादी के लिए शहादत नहीं दी, बल्कि बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो यही वो लोग थे जो बाद में मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। जो क्रांतिकारी भारत के लिए शहीद हुए उनका असल में कांग्रेस से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इतिहास की किताबों में अक्सर आप सबको भी यही पढ़ाया गया है कि देश को आज़ादी कांग्रेस के इन्हीं बड़े बड़े नेताओं ने दिलवाई। अहिंसा के रास्ते पर चलकर, विरोध प्रदर्शन करते हुए, भूख हड़ताल करते हुए भारत को आज़ादी इन्होंने दिलवाई है। लेकिन वो फिर कौन लोग थे जो फांसी पर चढ़ गए हंसते हंसते। इसलिए आज आपको असली क्रांतिकारियों के बारे में भी जान लेना चाहिए। वर्ष 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय देश में काफी गुस्सा था, बहुत रोष था, और इस गुस्से ने देश को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे कई बड़े क्रांतिकारी दिए। ये वो लोग थे जो अहिंसक आंदोलन करने की बजाय अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहते थे। यानी ये गोली के बदले गोली और बम के बदले बम से जवाब देने वाले क्रांतिकारी थे। आप ये भी कह सकते हैं कि ये उस जमाने के एंग्री यंग मैन थे। 13 अप्रैल 1919 को जब यह हत्याकांड हुआ, तब शहीद भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी और तब वो अपना स्कूल छोड़कर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे और यहां से वो कुछ मिट्टी उठाकर अपने घर ले आए थे, जिसमें ये वो मिट्टी थी जिसमें मारे गए लोगों का खून मिला हुआ था। और कहा जाता है कि इस मिट्टी को वो अपनी जेब में रखा करते थे ताकि अंग्रेजी सरकार के प्रति उनका क्रोध कभी शांत न हो। यानी इस नरसंहार ने ही भगत सिंह को
क्रांतिकारी भगत सिंह बनाया। और अब आप सोचिए भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के मन पर क्या गुजरती होगी जब महात्मा गांधी 6 महीने तक पंजाब नहीं गए, जब महात्मा गांधी ये कहते थे कि हमने जनरल डायर को माफ कर दिया। भगत सिंह की तरह चंद्रशेखर आजाद भी इस हत्याकांड के समय सिर्फ 12 वर्ष के थे। सोचिए 12 साल कितनी छोटी उम्र होती है, लेकिन इस उम्र में जलियांवाला बाग की घटना ने उनके दिल और दिमाग पर भी इस कदर प्रभाव डाला कि 12 साल के चंद्रशेखर आजाद भारत को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और उन्होंने वर्ष 1920 में हुए असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। क्रांतिकारी सुखदेव थापर भी जलियांवाला बाग की घटना के समय 12 साल के ही थे और शिवराम हरि राजगुरु की उम्र तो उस जमाने में सिर्फ 10 साल थी, लेकिन इतनी कम उम्र में ही ये लोग क्रांतिकारी बन गए और बाद में उन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपनी पूरी जवानी उन्होंने इस देश को दे दी और इतनी कम उम्र में वो फांसी पर भी चढ़ गए। जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और महात्मा गांधी जनरल डायर को माफ कर चुके थे, तब शहीद ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 की शाम को लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या करके जलियांवाला बाग का बदला लिया। माइकल ओ डायर इस हत्याकांड के दौरान पंजाब के गवर्नर थे और उन्होंने जनरल डायर का उनकी क्रूरता के लिए समर्थन भी किया था। वर्ष 1943 से 1945 के बीच आजाद हिंद फौज के 26,000 सैनिक शहीद हुए थे और ये सैनिक कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि ये देश के असली क्रांतिकारी थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना असली नायक और लीडर मानते थे। लेकिन आजादी के बाद हमारे देश के इतिहास को इस तरह से पेश किया गया जैसे इस देश को आजादी सिर्फ कांग्रेस और उसके बड़े बड़े नेताओं ने ही दिलाई है। इसलिए हालांकि आज लोगों में जागरूकता बढ़ गई है और अब अमृतसर के जलियांवाला बाग मेमोरियल में पहले की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा लोग अपने शहीदों का स्मरण करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा वहां स्थित शहीदी कुएं के चढ़ावे में भी पहले के मुकाबले 1000 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में इस राष्ट्रीय स्मारक का पुनर्निर्माण किया गया था, जिस पर सरकार ने 20 करोड़ रुपए खर्च किए और आज हमने इसी स्थान से आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको इस नरसंहार के बारे में बताएगी और यह भी बताएगी कि कैसे आजकल की जो पीढ़ी है, जो आजकल के जो लोग हैं, वो कैसे इस मेमोरियल पर जाकर उस जमाने को और उस कुर्बानी को याद कर रहे हैं। बुक्स में और एजुकेशंस में बताना चाहिए जलियांवाला बाग के लिए, क्योंकि हम लोगों के हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें है ही नहीं कि हुआ क्या है करके। मैं तो कहना नवी पीढ़ी को इतिहास तो पता होना चाहिए ना, भावें 100% पता हो लेकिन पता होना चाहिए, भावें 50-70% जो भी है, लेकिन उन्होंने इतिहास के बारे जानकारी होनी चाहिए, वो जरूरी है वो। बाकी तुसी कुछ रखो ना रखो, लेकिन अपने घट्टोघट जो आज़ादी जिन्होंने कारण मिली है या जो अपना इतिहास है उस बारे नॉलेज होनी जरूरी है लोगों को। सारी क्राउड पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए यहाँ जमा हुई थी अपने लीडर्स के लिए, बट जनरल डायर ने जो पीछे से आके सारे दरवाजे बंद करके फायर का कमांड दिया था वो बहुत ही गलत था एंड वो कभी भूला नहीं जा सकता। कुछ नहीं मिला भाई जी, इतनी सरकारें आई, इतनी गई, पर किसी ने कानी कोडी भी नहीं दी हमको। यहाँ तक कि हमारे पास पहचान भी नहीं है कि हम उन शहीदों के पारिवारिक जन हैं, कोई पहचान पत्र नहीं है हमारे पास। हालात सबके ऐसे माली हालत है, कईयों को बेचारों को 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती, बाकी सरकार उनकी कोई खबर नहीं ले रही। गोबर के उपले थाप थाप के गुजारा करते हैं कई।
जो जट जमींदार यहाँ पे शहीद हुए थे बेचारे, और उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही। आज हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ शहीद हुए थे, वो कहते जी क्या प्रूफ क्या है। आज हर चीज़ का प्रूफ मांगा जाता है। ये कोई फाइनेंशियली एड तो नहीं मांग रहे ना, ये सिर्फ एक सम्मान ही मांग रहे हैं कि हमारा जो सम्मान बनता है, रिस्पेक्ट बनती है हमारे परिवार की, जो वो ही हमको दें। कोई तामल पत्र है एक, या कोई कागजी प्रूफ होता है कि लो जी ये परिवार हैं जिनके बुजुर्ग शहीद हुए हैं, उनको कुछ नहीं दे रहे। आज अगर हम पंजाब के स्कूलों में देखें या सेंटर के CBSE पैटर्न में भी देखें तो कहीं पे भी जलियांवाला बाग के शहीदों का नाम कहीं सूची में शामिल नहीं है, हमारे करिकुलम में नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इन शहीदों का जो इतिहास है वो सरकार आज तक इनको स्कूलों से, शिक्षा के माध्यम से या प्रचार के माध्यम से ही नहीं कर पाई। मैं कहता हूं कि सरकार का इतना तंग दिल है कि उसके पास एक कलम और एक कागज़ भी नहीं है कि इन शहीद परिवारों को वो सम्मानित कर दे स्टेट अवार्ड या नेशनल अवार्ड से। जो लोग उस टाइम पे इस हादसे के शिकार हुए, उनकी फैमिलीज़ के साथ जो वार्तालाप होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जो मरने वाले लोग थे उनकी गिनती ही नहीं हुई, उसके ऊपर भी आज तक डिबेट चल रही है कि कितने लोग मरे। डिफरेंट जो अनुमान लगाए जाते हैं। मैं 2 औरतों के बारे में बात करना चाहूँगी, रत्ना देवी और अतर कौर, जिन्होंने अपने दोनों के हस्बैंड्स जो है इस जो कत्ल था जलियांवाला बाग में का मैसेकर था उसमें मारे गए, पर उन दोनों ने ये कंपनसेशन रिफ्यूज़ करी। और ये कोई बहुत अमीर लोग नहीं थे कि जो कंपनसेशन को रिफ्यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं। इनफैक्ट ये दोनों औरतें ऐसी फैमिलीज़ को बिलोंग करती हैं जो ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं थे, पर फिर भी उनको लगा कि जिस तरीके से उनके हस्बैंड्स की डेथ हुई है या जिस तरीके से वो मारे गए हैं, तो उनको इनकी कंपनसेशन लेना उन्होंने वाजिब नहीं समझा और उन्होंने ये कंपनसेशन रिफ्यूज़ कर दी। अब आगे की कहानी सुनिए। आज़ादी के बाद जब भारत में पहली सरकार बनी तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए और कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने भी मंत्री पद ले लिए, सरकार में अच्छे बड़े बड़े पद ले लिए और इसके बाद वो वर्षों तक इन्हीं पदों पर बने रहे। जवाहरलाल नेहरू का परिवार तो अब तक शासन कर रहा है, उनका शासन तो अब तक चल रहा है और कांग्रेस पार्टी पर भी अभी तक उनका एक छत्र राज है। और बाकी के भी जो बड़े बड़े कांग्रेसी नेता थे जो अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी बताते थे, वो या तो मंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए या बड़े बड़े पदों पर उन्हें बैठा दिया गया। लेकिन हमारे देश के जो असली क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया हंसते हंसते, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने अपनी जान की जो कुर्बानी दी, तो आज हम ये पूछना चाहते हैं आजाद भारत ने उन्हें क्या दिया। इन तमाम लोगों को, कांग्रेस के तो जो बड़े बड़े नेता थे उस जमाने के, उन सबको बड़े बड़े इनाम मिले क्योंकि वो मंत्री बन गए, उन्हें बड़े बड़े सरकारी पद मिले, बड़े बड़े बंगले मिले और उनकी आगे तक की पीढ़ियां सुधर गई। लेकिन ये जो लोग थे, इन्हें आजाद भारत ने क्या दिया? इतिहास की किताबों में एक चैप्टर के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। यह फर्क होता है असली क्रांतिकारी होने में और डिजाइनर क्रांतिकारी होने में। और फिर डिजाइनर क्रांतिकारी जो थे वो धीरे धीरे आजादी के बाद दरबारी बन गए। तो आपने ये भी देखा होगा उस जमाने के जो डिजाइनर क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने आप को, अपनी जान को, अपने शरीर को बहुत संभाल कर रखा कि आजादी के बाद भी तो बहुत काम करने हैं हमें, वो सब मंत्री बने। और ये जो क्रांतिकारी थे, डिजाइनर क्रांतिकारी, धीरे धीरे ये दरबारियों में बदल गए और उसके बाद दरबारी ही वर्षों तक इस देश की सत्ता चलाते रहे।
तो इतिहास की किताबों में आपको ये सब बातें पढ़ने को नहीं मिलेंगी। इतिहास की किताबों में आपको बस अभी तक यही बताया गया होगा कि कैसे उस ज़माने के जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो नायक थे, उनकी वजह से महात्मा गांधी, उनकी टीम, हम ये नहीं कह रहे कि महात्मा गांधी का कोई योगदान नहीं है, हम उनकी महानता पर सवाल भी नहीं उठा रहे, लेकिन हम हमेशा, महात्मा गांधी खुद अपने बारे में ये कहते थे कि उनसे भी जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। वो खुद भी ये कहते थे कि उन्होंने सत्य के साथ बहुत सारे प्रयोग किए हैं और अपनी गलती खुद मानते थे। और आज इसीलिए उसी संदर्भ में हम भी आपको बीच बीच में बताते हैं कि उनसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। वो जिन लोगों के साथ थे, जो उनकी टीम थी, उस टीम से भी बहुत सारी गलतियां हुई और आज़ादी के बाद भी वो लगातार गलतियां करते चले गए। महात्मा गांधी अगर होते बाद में तो बड़े दुखी होते। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.